जी हाँ मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं एक्सरसाइज यूट्यूब चैनल। और हमारी जो श्रृंखला चल रही थी वो एनसीईआरटी क्लासिक्स है हिस्ट्री की। और हमारे अतीत भाग आज चला रहे हैं, जिसके 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस समय थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा बिजी है, मेंस एग्जाम है मेरा, पीसीएस का भी और आईएएस का भी, इसलिए थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो कम से कम 1 या 2 दिन में अपलोड कर दिया जाए। कि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करी है, वो भी जल्दी से ही स्टार्ट करूंगा बहुत मेंस कंप्लीट होने के बाद। दूसरा ये है कि जिन लोगों को अपडेट चाहिए कि वीडियो कब आते हैं कब नहीं आते हैं, तो हमारे टेलीग्राम जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर जा करके आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। या फिर एक्सिस आईएएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, एक्सिस IAS 009 के नाम से आप यहाँ पर जा करके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी बातें शुरू करते हैं और अपने चैप्टर को खूबसूरती के साथ डील करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लास्ट चैप्टर था कब्रें, किताबें या जो भी पुरातात्विक चीजें हैं वो कैसे बताती हैं हमें इतिहास के बारे में, है ना, उसको हमने समझा था। आज हम अध्याय 6 देखेंगे, राज्य, राजा, एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, गणराज्य का मतलब होता है लोगों का राज्य, जबकि पहले तो गणराज्य कम हुआ करते थे और एक ही राजा होता था। जैसे मगध का सम्राट होता था, वो संपूर्ण भारत पे या भारतीय उपमहाद्वीप में जिस भाग पर उसका कब्जा था वहां पर वो शासन करता था। तो गणराज्य का मतलब है, गण का मतलब होता है लोगों का शासन। तो उसके बारे में देखेंगे। तो अब यहाँ एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। चुनाव का दिन, जब संकरण उठा तो देखा उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी समझाने की कोशिश की और कहा, जब हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। अब देखो, वर्तमान में जब हम वोट डालने जाते हैं तो शासकों का चुनाव नहीं करते हैं, जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। किसका? जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक का चुनाव करने जाते हैं। जनरली जब हम पॉलिटिक्स एनसीईआरटी कर रहे थे तो उसमें हम लोकतंत्र के चैप्टर को पढ़ रहे थे। एक खूबसूरत लोकतंत्र वो होता है जहां पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का हक हो, ठीक है, और सभी प्रतिनिधियों को चुनने का हक हो। कि जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, जिसमें आप सीधे पार्टिसिपेट करते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। 18 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति वो क्या कर सकता है, यहाँ पर वोट डाल सकता है। और पंचायत चुनाव जब होता है, ठीक है, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय संरचना होती है, एक तो केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा पंचायत स्तर पर। तो वोट डालने का अधिकार उन व्यक्तियों को है जो 18 वर्ष के ऊपर की उम्र के हैं, और सभी को समान हक है वोट डालने का। उनको जात के, धर्म के, भाषा या किसी भी आधार पर वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। तो ये लोकतंत्र है। तो हम अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, अपने सांसदों का, विधायकों का चुनाव करते हैं, अपने प्रधानों का चुनाव करते हैं। तो इसमें चुनाव का दिन दिया गया है। अब कहानी बताई गई है कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए कर रहे हैं। जब हम 1947 में आजाद हुए, ठीक है, तो हमने एक सरकार बनाई, क्योंकि वो सरकार जो हमारी संविधान सभा थी वो निर्वाचित सदन नहीं था, वो नॉमिनेटेड सदन था। तो उसमें तो हुआ नहीं। लेकिन जब 1951-52 में हमने चुनाव कराए तो ज्यादातर लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल गया। और उस समय वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को था। तो लगभग वही ये 23 साल इधर, अभी जैसे 2019 में, है ना, 2022 में कुछ राज्यों के चुनाव है, वर्तमान में कुछ राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में होना है, झारखंड में होना है, बिहार में, दिल्ली में, है ना, इन जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। तो उसकी प्रक्रिया चल रही है ना। उसके बाद 2024 आप देखेंगे तो मई जून में आपको लोकसभा यानी प्रधानमंत्री का चुनाव या सांसदों का चुनाव कैसे करना है उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो जो भी 18 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति है उसको वोट डालने का अधिकार होता है। तो 1951-52 में प्रथम चुनाव से लेकर के वर्तमान में जितने भी चुनाव हुए, तब तक मतदान के जरिए यानी वोटिंग के जरिए हम अपने शासकों का या अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पुराने समय में क्या होता था, जब अभी हमने वैदिक काल पढ़ा तो वहां देखा कि लोग एक समूह बना करके क्या करते थे, अपने शासक का या अपने सरदार का चुनाव कर लेते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रक्रिया धीरे धीरे चेंज हो गई, ताकत के बल पर शासक बनने लगे। कि राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, है ना।
तो ये कुछ टाइम के लिए लगभग 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़े। 3000 मतलब जब आप 1000 ईसा पूर्व के आसपास आए, उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ, तो यहाँ राजा बनने की प्रक्रिया में थोड़ा सा चेंज आया। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, अश्वमेध यज्ञ हो गए, है ना। अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और वो घोड़ा जहां तक विचरण करता था तो ये मान लिया जाता था उस राजा का साम्राज्य है। और घोड़े को अगर कोई भी चैलेंज करता था तो राजा उससे युद्ध करता था, जीत जाता था तो घोड़ा फिर छोड़ दिया जाता था। अगर राजा नहीं जीतता था तो वो घोड़ा जो व्यक्ति जीतता था वो बांध लेता था अपने पास, है ना। घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में तुरंत विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। दूसरे राजा ने देखा तो अश्वमेध करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब यह होता था कि राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था, है ना। अब एक बात यहाँ समझना, यहाँ 3 वर्ण व्यवस्था थी इसमें। क्या थी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में पहले पुरोहित था, पूजा पाठ कराने वाला, शास्त्रार्थ कराने वाला। दूसरे स्तर पर था तुम्हारा क्षत्रिय, जिसका काम लोगों की रक्षा करने वाला होता था। फिर वैश्य होता था, वैश्य के बाद इसका काम व्यापार करने का होता था, कर देने का काम भी इसी का होता था। फिर आता था शूद्र या सेवादार। यहाँ पर शूद्र का मतलब किसी जाति व्यवस्था से नहीं था, उस समय जाति व्यवस्था होती नहीं थी, उस समय वर्ण व्यवस्था होती थी। वर्ण व्यवस्था के मतलब जो भी सेवा भाव का काम करता था, चाहे वो डॉक्टर हो, है ना, या इंजीनियर हो, कोई भी हो, तो वो शूद्र कैटेगरी में गिना जाता था। बाद में हमने कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया, है ना, ऊपर नीचे बना दिया कि नहीं ब्राह्मण जो है, फिर पुरोहित हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय में कुछ जातीय अग्रणी हो गए, वैश्य में भी कुछ जातीय अग्रणी हो गए, और शूद्र में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को डाल दिया गया। तो ये जो जाति व्यवस्था है और जो पुरानी वर्ण व्यवस्था थी वो अलग अलग है, उनको अलग अलग आपको समझना पड़ेगा। और वर्ण व्यवस्था का निष्कासन ऋग्वेद के 10वें मंडल से हुआ है, तो वो भी आपने समझ लिया था। तो यहाँ पर क्या किया गया, विशिष्ट पुरोहितों द्वारा सम्मान किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, है ना। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता। बाघ, बाघ जंगल क्या होता है, जंगल में सबसे प्रतिष्ठित प्राणी है, शिकार करता है तो उसे सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। वो किसी का भी शिकार कर लेता है तो उसके खाल उड़ने का मतलब या खाल पे बैठने का मतलब है कि हम सब शक्तिशाली हैं। युद्ध क्षेत्र में उसका सारथी, ये उसका सहचर होता था, यानी सहचर में मित्र। यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था, कि वही सब देखता था ना कि राजा हारा या जीता, और कभी कभी राजा उसको दबा लेता था तो वो क्या करता, झूठी बातें भी फैला लेता था। राजा के सभी संबंधी, खासकर उसकी रानी, पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठ कर यज्ञ की प्रक्रिया पूरी कर देखना होता था, यानी यज्ञ की प्रक्रिया कैसे हुई ये सारी चीजें वो करना होता था। पवित्र जल छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान किया जाता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। पुरोहित जिन्हें शूद्र मानते थे उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ये उत्तर वैदिक काल की घटना है कि उनको इन चीजों से दूर कर दिया गया। पहले वो लोग भी सुन सकते थे, जा सकते थे, सभी चीजों में देख सकते थे, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था थोड़ा रेशनल हो गई, है ना। अब वर्ण के आधार पर, जैसे इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, जिसमें ऋग्वेद के बाद में रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं, जैसे सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ये सब क्या हुए, ये उत्तर वैदिक काल में रचे गए, तो इनको उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ कहते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, अन्य ग्रंथ, हाँ। इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। इस समय समाज में कई समूह उपस्थित थे। अब देखो धीरे धीरे जाति व्यवस्था कैसे पकड़ेगी। पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। कुछ पुरोहित और योद्धा योगशाली थे, वहीं कृषक व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले
शिकारी, भोजन संग्राहक, ये क्या थे? निर्धन थे, क्योंकि इनको कर भी देना पड़ता था, बेगार भी करनी पड़ती थी राजा के माध्यम से, है ना। तो इसलिए ये गरीब थे। पुरोहित लोगों ने 4 वर्णों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ण के कार्य अलग अलग निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। इनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना था, जिनके लिए इन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विषय या वैश्य थे। इसमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। इसके पहले जब देखेंगे ना, तो ऋग्वैदिक काल में तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, शूद्रों को भी पढ़ने का अधिकार था, लेकिन बाद में व्यवस्था ट्रेडिशनल हो गई। इसको अर्थ से जोड़कर देख सकते हैं आप, अगर समझना चाहें तो। मेरा ये ओपिनियन है कि इन लोगों के पास पैसा कम होता था, तो ये अच्छे उपहार भी नहीं दे सकते, और जब अच्छे उपहार नहीं दे सकते तो पुरोहित इनको क्यों अपने साथ रखेगा। तो वो इनका डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, इनको उस व्यवस्था से ही बाहर कर दिया। बात समझ में आ गई? तो जो जितना देगा पुरोहित उसी के पास जाता रहा होगा। क्षत्रियों के पास सारे वैभव संपदा थी और पुरोहित ठीक से धन दान देते थे। वैश्य भी कम नहीं थे, उनके पास भी धन वगैरह था, तो वो भी दान वगैरह ठीक ठाक करते रहते थे। आप जैन और बौद्ध धर्म में देखेंगे, है ना, कि दान वगैरह के माध्यम से कैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत आगे निकल गया, और इनको राजा के साथ साथ वैश्यों का भी संरक्षण प्राप्त होता था, है ना। तो अंतिम स्थान में औरतों को भी उनके समक्ष कर दिया गया। और समाज का अगर पतन करना है ना, तो ये जाति व्यवस्था में महिला और सबको एक समान कर दो, मतलब उनको इतना डिस्क्रिमिनेशन कर दो कि तो पूरे समाज का पतन हो जाएगा, है ना। और इस पतन को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? सभी को समान अवसर, सभी को समान हक देना पड़ेगा। ठीक है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पहले जो व्यवस्था थी ना, वो कर्म के आधार पर थी। जो जैसा काम करेगा वो वैसा। कई ऋग्वेद में कई कहानियां हैं, है ना, जिसके माध्यम से उनके पिता क्या थे? शूद्र थे, है ना। वो याचक बन गया, यानी भीख मांगने लगा, या फिर वो क्या करने लगा? वैद्य बन गया, या वो पुरोहित बन गया। तो पिता क्या थे? किरात शूद्र थे, बच्चा क्या बन गया? वैद्य बन गया। तो पहले कर्म के आधार पर होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था क्या हो गई? नेशनल होने लगी। ब्राह्मण के माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, और वर्तमान में भी यही है कि ब्राह्मण की संतान ब्राह्मण भी होगी। वर्तमान में जाति व्यवस्था को लोग और ज्यादा फॉलो करने लगे हैं, तो समस्या और भी गंभीर होने लगी। जैसे लोग कहते हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनाना है। भाई, हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब बराबर सम्मान दोगे सबको। और हिंदू राष्ट्र क्या है? इस देश में सभी का समान हक है, सभी को समान अवसर उपलब्ध है, सभी को समानता का अधिकार है, सब सारे अधिकार हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनाओ या ना बनाओ, लेकिन सभी को समान तो आप मान सकते हो ना। किसी को जाति के आधार पर क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हो? और जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे तभी लोग आपको भी सम्मान देंगे। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना जाने लगा। इनको जनरली बाद में एससी और एसटी में क्या किया गया? कन्वर्ट कर दिया गया, और इनको विशेषाधिकार दे दिया गया, मतलब इनको रिजर्वेशन दे दिया गया। क्योंकि अंबेडकर साहब ने, महात्मा गांधी ने, है ना, पेरियार स्वामी ने, कई लोगों ने इनके लिए कुशल आंदोलन चलाए, ना, इनको बराबरी का हक दिलवाने के लिए। जो इनका शोषण हो रहा था, इनको जो चीजें नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, उनको देने के लिए कई लोग आंदोलन भी चलाए। फिर 14.5% रिजर्वेशन इनको दिया गया, एससी को, और 7.5% रिजर्वेशन एसटी को दिया गया। 15% एससी को दिया गया, 7.5% इनको दिया गया। कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने और जलाने का काम करते थे, और इन लोगों के संपर्क से वो अपवित्र माना जाता था, और ये माना जाता था कि इनकी जो छाया पड़ेगी वो भी अपवित्र है। तो जो कितने घनिष्ठ किस्म के प्राणी होंगे जो इनको ये बता। एक तो वो क्या करते थे? साफ सफाई करते थे, वातावरण को स्वच्छ रखते थे। लोगों ने इनको ही अपवित्र बना दिया। तो जो क्या व्यवस्था रही होगी। और इसके पहले जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, तो सबको देखो कितनी सुंदर व्यवस्था थी। यहाँ पर व्यवस्था कितनी दुरूह हो गई, है ना। तो ये तो वो लोग थे ना जो आपके सगे संबंधियों को दफनाते थे, है ना, वो सारी चीजें करते। तो पुत्र कैसे हो गए? ब्राह्मणों की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, जैसे वो महावीर स्वामी गौतम बुद्ध। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे।
ठीक है, उनका मतलब था कर्म के आधार पर निर्धारित हो। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं समझते थे। कोई कैसा भी व्यवसाय करे सब समान है। कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सभी का हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर से जैसे इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। क्यों बहुत कम थी? क्योंकि यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स थी, तो उसमें जाति व्यवस्था कम पाई जाती है, वहां पर असमानता कम पाई जाती है। क्योंकि और एक दूसरा कारण था, यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत कम था। पथरीले इलाके में पुरोहित क्यों जाएगा भाई? उसको धन धान्य कहाँ मिलेगा? मैदानी इलाकों में, गंगा के मैदानों में। ठीक है, तो लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? आज भी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का विरोध क्यों किया जा रहा है? तो वो भी है। अब इसको समाप्त करना है तो अंतर जातीय विवाह ये आ सकते हैं, इनके माध्यम से धीरे धीरे व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। या जो लोग अपने आप को निचले क्रम में पाते हैं, क्या करें, बड़े बड़े नामों का यूज करना शुरू कर दें, धीरे धीरे व्यवस्था बदल जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक वो दिया गया है, चित्रित धूसर पात्र। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के और सुंदर चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों द्वारा किया जाता होगा, या खाना परोसने के लिए, या हो सकता है यज्ञ हवन में काम आती हूँ। जो बढ़िया, जैसे वर्तमान में क्या होता है हमारे यहाँ कि जब हम कथा वगैरह कराते हैं तो ज्यादातर स्वच्छ सामान, देखो ये देख सकते हो, ये कटोरा जैसे पीतल के, तांबे के पात्रों का उपयोग पूजा वगैरह में काफी किया जाता है ना। उनका हम सामान्य जीवन में उपयोग नहीं करते हैं। सामान्य जीवन में हम कभी, अब तो पीतल का उपयोग बहुत कम हो गया है ना। ज्यादातर हम फाइबर का उपयोग करने लगे हैं, कांच का उपयोग करने लगे हैं, स्टील का उपयोग करने लगे हैं। सबसे ज्यादा तो स्टील का उपयोग होने लगा है। अब तो हम मिट्टी के बर्तनों का भी प्रयोग ना के बराबर करने लगे हैं। उस समय होता था। यज्ञ को करने वाला राजा अब जन के जन के राजा ना होकर जनपदों का राजा माना जाने लगा। अब जन से क्या बन गया? जनपद। पहले जनस्य गोप्ता होता था, जनस्य गोप्ता मीन्स जनों का। अब क्या हो गया? जनपदों का राजा हो गया। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। जैसे आज की डेट में जिला, अभी कुछ चित्र फिगर दिखाए गए, उनको अभी हम बताएंगे। पुरातत्व में इन जनपदों में की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंगी खेड़ा प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, है ना, ये सब फसलें उगाते थे। क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई ना, तो बाकी व्यवस्था हो गई ग्रामीण। और ग्रामीण व्यवस्था में पशुपालन और कृषि ज्यादा होते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इसमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। लाल रंग के मधुमान या काले रंग के, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र भी कहा जाता है। कि देखो इसमें वो बने हुए हैं चित्र, ये जैसा कि इसके नाम से विशेष इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। खासतौर पर सरल रेखाओं, ज्यामितीय आकृतियों, फूल, जानवर, ये सारी। अब महाजनपद काल आता है लगभग 2500 साल पहले, 500 के आसपास, 600 के आसपास ये तुम्हारा उत्तर वैदिक काल शुरू खत्म हुआ। तो फिर धीरे धीरे मगध का उत्कर्ष शुरू हुआ। और महाजनपदों में कुल 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में एक दक्षिण में अस्मक था, नर्मदा नदी के किनारे। बाकी ज्यादातर मध्य भारत और उत्तर भारत में है, गंगा घाटी के आसपास। अधिकतर महाजनपदों में एक राजधानी होती थी, जैसे वर्तमान में प्रदेश की राजधानी होती है। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात चारों ओर से लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी जनपदों की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा धन्य धान्य वही होता था। ऐसा लगता है लोगों ने अन्य राजाओं पर आक्रमण के डर कर अपनी किलों की सुरक्षा के लिए इनका निर्माण किया होगा। विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को भी बताना चाहते थे। अब यहाँ पर देख सकते हो कुछ जनपद हैं, महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। अब ये है काबुल नदी, ठीक है, सबसे ऊपर तक्षशिला झेलम नदी के किनारे। गांधार, ये भी ऊपर की साइड पड़ता है, झेलम के किनारे। सिंधु नदी ये यहाँ है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इनका आपको सीक्वेंस पता हो, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। पुर था, हस्तिनापुर था, पांचाल था, कुशल था, कौशाम्बी, है ना, राजगृह, मगध, वैशाली, वज्जी, अंग, ये महानदी है ना। अवंती था, उज्जैन था, और एक नीचे था, ठीक है, यहाँ अस्मक। तो ये तुम्हारे
कुल 16 महाजनपद है जिनका जिक्र अंगुत्तर निकाय बौद्ध जैन ग्रंथों में मिला है ना। इन 16 महाजनपदों में ज्यादातर व्यवस्था जो थी ना छोटे छोटे जनपदों की थी, फिर धीरे धीरे जनपद क्या हुए, महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे, इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों, और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी। भाई बिना योजना के कैसे कुछ भी बनेगा, ठीक है? और बिना धन के कैसे बनेगा, बिना शक्ति के कैसे बनेगा? ये सब होगा तभी तो बनेगा। आज घर बनवाना है तो जब पैसा नहीं होगा, पावर नहीं होगी, तो कैसे बनेगा? और लाखों की संख्या में ईंट पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों बच्चों को इनके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ी होगी। आज राजा सेना लखने लगे थे। पहले जमाने में जब वैदिक काल आपने पढ़ा तो वहां सेना प्रॉपर सेना नहीं होती थी, ठीक है? वो ग्रामीण लोग होते थे, वही क्या करते थे, वो सेना वगैरह पूरे साल का रख दिया जाता था। भुगतान संभव था आहत सिक्कों। आहत सिक्के का मतलब होता है पंचमार्ग सिक्का, ठप्पा मारकर, जैसे पेड़े वगैरह बनते हैं ठप्पा मार के, उसी तरह आहत सिक्के होते थे। इन सिक्कों के बारे में आप लाइन पढ़ सकते हो, पृष्ठ पे कुछ देख सकते हो। अब ये देखो, ये दीवार है, कैसे बनाई गई दीवार, ताकि इसमें कोई चढ़ न पाए। कौशाम्बी किले की दीवार है, आधुनिक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास मिली है। वर्तमान में इलाहाबाद को क्या कर दिया गया, प्रयागराज, नाम बदल गया, योगी जी ने बदल दिया। ईंट की दीवार के अवशेष हैं। भाग का निर्माण लगभग 2500, लगभग 500 से 600, 600 से 500 ईसा पूर्व के आसपास ये दीवारों का निर्माण किया गया। इलाहाबाद किले की दीवारें हैं। कर पहले कर नहीं होता था, एक बलि जो था एक प्रकार का कर ऐसा था कि राजा को स्वेच्छा से दिया जाता था। अब ये बलि कर क्या हुआ, ये परमानेंट हो गया कि आपको राजा कर देना ही पड़ेगा। किले मनवाते, बड़ी सेना रखते थे, उन्हें प्रचुर मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी, कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। राजा लोग को द्वारा समय समय पर उपहारों पर निर्भर न रहकर अब एक नियमित कर वसूलने लगे। पहले क्या होता था, जो लोग उपहार दे देते थे उसी के माध्यम वही कर मान लिया जाता था। और सबसे ज्यादा किसको देना पड़ता था, कृषक को, कि कृषि ही उत्तम पेशा थी। अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे अब पहले बलि होता था, अब भाग कहा जाने लगा। कारीगर के ऊपर भी कर लगाया गया, श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में कुछ दिन काम करना पड़ता था, है ना। ये भी करना पड़ता था, यानी श्रम करना पड़ेगा आपको राजा के लिए परमानेंट। परमानेंट क्या, महीने में 2-4 दिन, 4 दिन। पशुपालकों के जानवरों और उनको उत्पादों को करना देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने के लिए चुंगी वगैरह देनी पड़ती थी। आखेट को, संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। तो ये सब क्या थे, कर के प्रकार। 1 2 3 4 5। तो अब चाहे भाग कहो, बलि कहो, या कुछ भी कहो। अब कृषि में परिवर्तन आया, 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले क्या होता था, लकड़ी, तो मिट्टी की खुदाई करना उतना आसान नहीं था, लेकिन लोहे के उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई और लोहे के प्रयोग से व्यापक क्रांति आ गई, लौह युगीन। और तीसरी, पहली नगरीकरण सभ्यता क्या थी, पहली नगरीकरण सभ्यता हम मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, दूसरी मानते हैं महाजनपद काल को। तो दूसरी नगरीकरण शुरू होगी वो लोहे के प्रयोग से शुरू होगी। प्रथम जो हुई थी कांस्य के उपयोग से हुई, कांस्य युगीन सभ्यता। दूसरी क्या हुई, लोहे के उपयोग से शुरू होगी। जोता जा सकता था, फलों की उपज बढ़ गई, धन के पौधे रोपण शुरू करना। अभी तो क्या किया जाता था, बीज बो दिए जाते थे, पौधों का रोपण शुरू हुआ। खेतों में बीज छिड़ककर धान उपज आने की बजाय धान के पौधों को तैयार किया जाता था। जैसे वर्तमान में पेड़ वगैरह लगाए जाए, उनका रोपण शुरू किया गया। बहुत बड़े ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। पैदावार भी बढ़ने लगी, कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी, भूमि, खेतक मजदूर या श्रमिक लोग करते थे। अब सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं मगध का। मगध कहाँ है, मध्य सोन नदी के किनारे, वर्तमान पटना के आसपास का क्षेत्र, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियों मगध से होकर बहती हैं। यातायात के लिए बेहतर था, जल वितरण बेहतर था, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। लोहे का प्रचुर भंडार थे, जंगलों से लकड़ी, जंगली संसाधन, हाथी, ये सारे मिल गए, है ना। तो इससे क्या हुआ, मगध को और बेहतर बनने में
सहायता मिल गई। अभी हथियार बनाने में लोहे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग, कीमती लकड़ी मिलने लगी, हाथी वगैरह थे तो जिससे काम आसान हो गया। यातायात के लिए सोनम गंगा नदियां, सिंचाई के लिए व्यवस्था होने लगी, तो उपज बढ़ गई, और उपज बढ़ेगी तो साम्राज्य तो था संपन्न तो होगा ही। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने की लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे के ऐश की खदानें हैं। वर्तमान में झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब क्या थे, उस समय मगध का हिस्सा थे। औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, बिम्बिसार और अजातशत्रु, इन्हीं दोनों के माध्यम से मगध का क्या हुआ, काशी वगैरह सब इन्हीं के अंदर अधीन आ गए। हर संभव साधन अपनाते थे। महंत पद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे, नंद वंश का शासक। ठीक है, पहले बिम्बिसार के अंतर्गत एक शासक हुआ, फिर क्या बोलते हैं, शिशुनाग वंश, नंदवंश। नंदवंश सबसे लास्ट था। नंदवंश को समाप्त कर, घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत आप सब अशोक, चंद्रगुप्त वगैरह को पढ़ते हैं, है ना। तो बिम्बिसार सबसे पहला शासक माना जाता है मगध का, और उसके बाद अजातशत्रु वगैरह हुए। महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग को फैला लिया। बिहार, राजगृह, आधुनिक कश्मीर कई सालों तक मगध का राजधानी रही। पहले सबसे पुरानी राजधानी राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। ठीक है, आज का पाटन राजधानी बन गया। 2300 साल पहले, लगभग 300 साल पहले, 300 ईसा पूर्व पहले, मेसोडेनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय के अभियान पर निकला, है ना। इस समय चाणक्य भी थे, और धनानंद शासक था, धनानंद। तो पूरी सफल न हो वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय महाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंचा, लेकिन सिपाही ने इनकार कर दिया, है ना। तो वो नंद फिर भाग गया, फिर नंदवंश समाप्त किया गया, वो सारी कहानी है। ठीक है, दूसरा वज्र था। ठीक है, ये उसके नजदीक वज्रराज था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। एक अलग इसकी शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। गढ़ कई शब्दों के लिए प्रयोग, जैसे महावीर स्वामी का पढ़ोगे तो वो गढ़ों से आते थे, भगत का पढ़ोगे तो गढ़ों से आते थे, है ना। समूह के लिए, यहाँ शासन करने के लिए कई लोग होते थे, जन के माध्यम से शासन किया लोगों को। यहाँ अभी भी वही समूह वाली व्यवस्था थी, लेकिन जहाँ का सम्राट होता था राजा, यहाँ व्यवस्था एक प्रकार की थी, राजा ही सर्वे सर्वा होता था, है ना। वज्र क्या था, वज्र संघ था, गढ़ था। यहाँ कई लोगों का शासन था, इसको याद रखना। शासक होते थे कब साथ, है ना। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। सभी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को संपन्न करते थे, सभाओं में बैठकर बातचीत करते थे, है ना। इनके अंतर्गत भी दास दासियां, है ना, तो और वो कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेता कि कुछ लोग ही लेते थे। बुद्ध और महावीर, है ना, इनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और वज्र संघ का वर्णन दीर्घ निकाय, बौद्ध ग्रंथ है, 2300 साल पहले लिखा गया। उसके बाद अजातशत्रु वज्र संघ, अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वसुकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। नियमित रूप से होते हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा प्रतीत होता है कि वासी अब उन्नति करते होंगे, तब वे नियमित सभाएं करते थे। तो वो सारी चीजें होती थी। तो एक घटना है, बहुत ज्यादा वैसे नहीं है। जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों गांवों के क्षेत्रों को रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे तो आप आक्रमण कर सकते हैं। इन संघों को जीतना था बावजूद राज्य 1500 साल पहले तक चलता रहा। कब तक, 1500 साल पहले तक। और गुप्त शासकों ने गढ़ संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब अन्यत्र यूनान, एथेंस को देखना है, वहां पर कैसी व्यवस्था थी लगभग 2500 साल पहले, जिन्हें प्रजातंत्र या गणतंत्र के नाम से जाना था। 200 साल तक चली। 30 साल के ऊपर सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेती थी। यानी वहाँ की जो व्यवस्था थी ना, थोड़ा अलग प्रकार की थी। लॉटरियों से की जाती थी लोगों शासकों की नियुक्तियां। नागरिकों को सेना नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक दर्जा नहीं मिलता था। संपूर्ण विश्व में महिलाओं को विशेष प्रकार का, उन्हें सिर्फ कामुक वस्त्र समझा जाता था। उन्हें एक वस्तु की तरह हमेशा ट्रीट किया गया।
इसीलिए महिलाओं का दिमाग ऐसा हो गया, हमें लगता है कि उनको दिमाग कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक प्रक्रिया के तहत उनको उनके साथ एक किया गया, तो इसलिए उनको लगता है। और वर्तमान में कुछ स्त्रियां जो स्वतंत्र होकर काम करना चाहती हैं, उनको भी तरह तरह के नामों से उनको पुकारा जाता है। कई सारे लोग उन पर हत्या कसते हैं, जो कि सही नहीं। विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस की खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। क्या वास्तव में जनतंत्रता? तो बिल्कुल नहीं था। जब सभी को समान अधिकार नहीं है तो जनतंत्र कहेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया। अब उपयोगी शब्द राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किले मंदिर, सेना, कर, पौधारोपण, गण, प्रजातंत्र, ये सब तो आप पाए ही हो। सही गलत बनाना है। छूट देने वाले राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, सही बात है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था, गलत है। कौन करता था? पुरोहित करता था। पुरातत्वविदों को जनपदों में कई बस्तियों में माल मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। चित्रित दूसरे पात्रों में अनाज रखा जाता था, गलत। इनका विशेष उपयोग होता था। महाजनपदों में बहुत से नगर किले बनते, बहुत से नहीं, कुल 16 महाजनपद ही थे। अब बताना है आकेटक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक। महाजनपद का राजा कौन होता था? ये सब क्या थे? आकेटक, पशुपालक, ये सब राजा को कर देते थे। कौन से वे समूह है जो गढ़ की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? कौन नहीं ले सकता था? आकेटक क्या? कृषक नहीं ले सकते थे, शिल्पकार, पशुपालक नहीं ले सकते थे, व्यापारी पैसे धनवान थे तो हिस्सा ले सकते थे। महाजनपद के राजाओं के लोग, अब मेंस की आपको अगर आंसर राइटिंग करनी है तो इनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी, वो आप बता सकते हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, लगभग 1000 ईसा पूर्व। महाजनपद काल का आरंभ कब? 2000, 1000, लगभग 600 ईसा। सिकंदर का आगमन दीर्घ 2300 ईसा पूर्व, लगभग 300 ईसा पूर्व। ठीक है। 1500 साल पहले गढ़ संघों का अंत गुप्त साम्राज्य में, 500 ईस्वी के आसपास, ईस्वी है। ये सारी चीजें आपको करनी है, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम अगला चैप्टर डील करेंगे। तो आप हमें बताइए चैप्टर को कैसा लगा, है ना। लाइक करें, कमेंट करें, तो इसके माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे देखें, और जहाँ पर जो दिक्कतें हैं वो बताएं, हम उनको और समझाने का प्रयास करेंगे और थोड़ा एफर्ट्स लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।